नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे फोन कॉल के बारे में बात करेंगे जिसने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन वाली जंग में लगभग जीत पक्की कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, दोनों के बीच लगभग 90 मिनट की एक लंबी फोन कॉल हुई जिसमें उन्होंने यूक्रेन के फ्यूचर के ऊपर बात करी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से लंबी और काफी प्रोडक्टिव बात की है और दोनों इस फैसले पर पहुंचे हैं कि अब यूक्रेन वॉर के खत्म होने के लिए निगोशिएशंस को शुरू कर दिया जाना चाहिए। तो आज हम यह समझेंगे कि इस कन्वर्सेशन का दुनिया के ऊपर क्या असर होगा, और क्योंकि यह डिसीजन यूक्रेन और रशिया के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तो हम देखेंगे कि इस वॉर का फ्यूचर भी कैसे हो सकता है। पर इससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले ट्रंप और पुतिन के बीच 90 मिनट की हुई कॉल के की टेक अवेज के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर यह लिखा कि पुतिन के साथ उनका फोन कॉल जो था वो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव था और दोनों ने ही इमीडिएट निगोशिएशंस को शुरू करने का फैसला किया है। और यह बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी बता दी गई है और ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से यह कहा है कि लास्टिंग रिलायबल पीस होना चाहिए यूक्रेन को लेकर। यह सब एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जब यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप के चांसेस पहले से बहुत ही कम होते जा रहे हैं। यह बात ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सबथ ने भी कही है कि यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप अब बहुत ही ज्यादा अनलाइकली है। यानी कि पिछले 3 साल से जो जंग चल रही थी, जिसमें यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाहता था और रशिया यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने से रोकना चाहता था, यूक्रेन की हार यानी कि डिप्लोमेटिक हार, पॉलिटिकल हार इसमें पक्की हो चुकी है और पुतिन इसमें विजेता बनकर उभरे हैं। इसका मतलब यह भी है कि रशिया अपने सिक्योरिटी कंसर्न के लिए ज्यादा फोकस था और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने का यूक्रेन का जो सपना है वो पीछे रह चुका है। एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन अब इसका फाइंड किया जा रहा है। ये कॉल उनके प्रायोरिटीज को भी क्लियरली डिफाइन कर रहा है, जो डायरेक्टली यूक्रेन और उसकी एलाइज को इफेक्ट भी करेगा। अब दुनिया भर में इस फोन कॉल को लेकर क्या चर्चा हुई, क्या ग्लोबल रिएक्शन आया, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल रिस्पॉन्स इस सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा मिक्स्ड रहा है। मतलब किसी एक कंट्री ने, सभी कंट्रीज ने बराबर एक सही बात नहीं कही है। यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन को भी इस फ्यूचर निगोशिएशन में शामिल होना चाहिए। मतलब ट्रंप और पुतिन आपस में ही मिलकर कोई पीस डील साइन ना करें, यूक्रेन के लोगों को भी इसके अंदर शामिल करो, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को भी इसके अंदर शामिल करो। यह क्लियर है कि यूक्रेन को अपने सोवरेनिटी का ख्याल रखना होगा और किसी भी एग्रीमेंट में उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होगा। अगर निगोशिएशन बिना यूक्रेन के लिए किए जाते हैं तो यह उनके लिए एक मेजर डिप्लोमेटिक सेटबैक हो सकता है और कोई भी कंट्री ऐसा नहीं चाहेगी कि किसी जंग में वो लड़ रहा हो और उस जंग का खात्मा उनसे पूछे बिना ही कर दिया जाए। यह भी सोचा जा रहा है कि क्या रशिया का इंफ्लुएंस अब इतना ज्यादा हो गया है कि वो अपने टर्म्स पर ही एग्रीमेंट को पुश कर रहे हैं, या यूक्रेन अपने पॉलिटिकल फ्यूचर का डिसीजन खुद लेने में सक्सेसफुल नहीं रहा है। रशिया को उनकी टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए एग्रेसिव निगोशिएशन की जरूरत हो सकती है, लेकिन दुनिया के नए नए अलायंसेस भी इस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। चाइना की एमर्जिंग इन्फ्लुएंस, नेटो की यूनिटी या यूरोपियन यूनियन की यूनिटी, दोनों इस प्रोसेस के अंदर मेजर प्लेयर बन जाएंगे। अब थोड़ा सा ट्रंप की डिप्लोमेसी के बारे में भी अगर हम बात करें कि ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर ट्रंप क्या रोल प्ले करते हैं और कैसे वो इस वॉर का खात्मा ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रंप का डिप्लोमेटिक स्टाइल जो है वो काफी अनऑर्थोडॉक्स है, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। उन्होंने पहले भी नॉर्थ कोरिया के साथ टॉक्स को इनिशिएट किया था, लेकिन क्या उनकी डिप्लोमेसी इस बार भी इफेक्टिव होगी? ट्रंप का अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कितना सक्सेसफुल हो सकता है, यह भी एक सवाल है। और ट्रंप के डिफेंस सेक्रेटरी ने ट्रंप को कहा, या ट्रंप के बारे में कहा, कि वो एक ऐसे वन मैन है जो दोनों साइड्स को मिला सकते हैं। लेकिन क्या उनकी कंट्रोवर्शियल पास्ट पॉलिसीज को देखते हुए ये पॉसिबल हो सकता है? ट्रंप की लीडरशिप में अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी है। उनका अप्रोच अमेरिका फर्स्ट का था, जिसमें उन्होंने अपनी कंट्री को सबसे पहले रखा और उसके बाद दुनिया के साथ ट्रेड डील्स और सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को हैंडल भी किया। यह अप्रोच रशिया के साथ निगोशिएशन में किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन बाकी कंट्रीज को यह काफी चैलेंजिंग लग सकता है। वहीं अगर हम रशिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की बात करें यूक्रेन के अंदर, तो दोस्तों, यूक्रेन का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है रशिया के लिए? यह एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड है जहां पे क्रीमिया का कंट्रोल और नेटो एक्सपेंशन रशिया को डरा देने वाले फैक्टर्स थे। रशिया अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए यूक्रेन को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है और यह वॉर इसी स्ट्रेटेजी का ही तो हिस्सा थी। क्रीमिया का एनेक्सेशन 2014 में रशिया ने अपने लिए एक विक्ट्री समझा था, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसे इलीगल ऑक्यूपेशन के रूप में देखा था।
ये एक बिगर गेम का पार्ट है जिसमें नेटो की एक्सपेंशन, ईस्टर्न यूरोप की सिक्योरिटी को लेकर रशिया को खतरा महसूस हो रहा है। अब इसके साथ साथ ये जो जंग थी, इस जंग ने बहुत से सेक्टर्स को इन्फ्लुएंस किया। इस जंग ने ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को भी इन्फ्लुएंस किया। ये वॉर सिर्फ जियोपॉलिटिक्स को ही इफेक्ट नहीं कर रहा है, सबसे ज्यादा इसका असर जो था वो एनर्जी मार्केट्स पर था। रशिया और यूक्रेन दोनों ही ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एनर्जी प्राइसेस, स्पेशली नेचुरल गैस और ऑयल, ने यूरोप में बहुत बढ़ गए हैं। ये वॉर ना सिर्फ यूरोप बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमीज को इंपैक्ट कर रहा था। रशिया ने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को लेवरेज करते हुए अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने की कोशिश की थी। यूक्रेन ने भी रशिया के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाया था, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स और भी ज्यादा डिसरप्टेड हो गई थी। जब तक ये कंफ्लिक्ट रिजोल्व नहीं होता तब तक ग्लोबल मार्केट को अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी को भी इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ बहुत से सैंक्शंस भी रशिया के ऊपर लगाए गए थे। तो अब बात कर लेते हैं इन सैंक्शंस की भी। देखो, इकोनॉमिक सैंक्शंस काफी वक्त से रशिया पर लगाए हुए हैं, लेकिन क्या ये इफेक्टिव हो पाए हैं? रशिया की इकोनॉमिक रेजिलियंस को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि सैंक्शंस रशिया को ज्यादा आइसोलेट नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा इन सैंक्शंस ने रशिया को चाइना और नॉन वेस्टर्न अलाइज के साथ मिलकर अपने इकोनॉमिक नेटवर्क को और भी ज्यादा आगे लेकर जाने का मौका दिया। ये सैंक्शंस रशिया को वीकन करने के बजाय उसको अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने और ग्लोबल अलायंस को शेप करने में मदद कर रहे हैं। मतलब सैंक्शंस का रशिया के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। जितने भी सैंक्शंस ट्रंप ने या अमेरिका ने या यूरोप ने रशिया के ऊपर, पुतिन के ऊपर लगाए, पुतिन ने उन सैंक्शंस को फाड़ कर फेंक दिया और उन सब सैंक्शंस का असर जो था वो यूरोप के ऊपर ही हो गया या दूसरे देशों के ऊपर हो गया। रशिया के ऊपर इनका ज्यादा असर नहीं हुआ। ये सैंक्शंस रशिया को आइसोलेट नहीं कर पाए। सैंक्शंस के रिस्पॉन्स में रशिया ने अपनी करेंसी को स्ट्रेंथन किया है और चाइना जैसे देशों के साथ इकोनॉमिक सपोर्ट भी बढ़ाया है। और चाइना ने काफी ज्यादा इकोनॉमिक सपोर्ट रशिया को इस जंग के दौरान दिया भी है, जिससे उनका ग्लोबल स्टैंडिंग पहले से ज्यादा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो ऐसे में नेटो का फ्यूचर क्या होगा, नेटो की सिक्योरिटी क्या होगी, यूरोप की सिक्योरिटी क्या होगी? तो दोस्तों, नेटो के फ्यूचर पे भी काफी डिस्कशन हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने यह कहा है कि यह वॉर नेटो के लिए एक फैक्ट्री रीसेट हो सकता है। वो अलायंस को रिबस्ट करने में या रोबस्ट करने में और भी स्ट्रांग बनाने में मदद भी कर सकता है। लेकिन क्या क्या नेटो को अपने एक्सपेंशन प्लान्स पर रीथिंक करना होगा? विल यूक्रेन इवेंचुअली बी ए पार्ट ऑफ नेटो और विल द कॉन्फ्लिक्ट लीड टू ए न्यू सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर द यूरोप? नेटो का फ्यूचर इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अगर रशिया के साथ पीस एग्रीमेंट होता है तो नेटो अपने एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को रिकंसीडर करेगा। यूरोप की सिक्योरिटी लैंडस्केप काफी डिफरेंट हो सकती है, जिसमें ईस्टर्न यूरोप जो है और बाल्टिक सी स्टेट्स जो हैं उनको मोर इंडिपेंडेंस, ज्यादा इंडिपेंडेंस मिल सकती है और रशिया के इन्फ्लुएंस को कर्ब किया जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं इस जंग ने हमको यह भी बताया कि आज कल की जंग जो है उनके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। वैसे आजकल की जंग में टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यूक्रेन जंग ने यह हमको बताने का काम किया। ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, एआई बेस्ड वॉरफेयर से बैटलफील्ड का डायनामिक काफी ज्यादा चेंज हो गया। ये टेक्नोलॉजीज ने यूक्रेन की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज थी उनको काफी बूस्ट भी किया है और रशिया के लिए चैलेंजेस भी क्रिएट किए हैं। यानी कि फ्यूचर के अंदर अगर कोई और जंग होती है तो इस टेक्नोलॉजी का ध्यान हर एक देश को रखना पड़ेगा। यूक्रेन ने वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस, स्मार्ट बॉम्ब्स और साइबर वॉरफेयर टूल्स का इस्तेमाल किया रशिया के अगेंस्ट। इसने उन्हें रशियन फोर्सेस के अगेंस्ट अपनी पोजीशन को मजबूत करने में मदद भी की है। रशियन मिलिट्री ने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एडवांस मिसाइल का इस्तेमाल किया इस जंग के दौरान, जो वर्ल्ड वॉर सिनेरियोज में एक नई डायमेंशन ऐड कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कोई और विश्व युद्ध होता है, तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो इन सभी बातों का हमको ध्यान रखना होगा। वहीं इस जंग के चलते बहुत सी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी क्रिएट हुई और दुनिया भर के देशों ने यूक्रेन को सपोर्ट करने की कोशिश भी करी। पर असल में यूक्रेन वॉर ने जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट की है वो दुनिया के लिए एक मेजर कंसर्न भी बनता है। लाखों लोग रिफ्यूजीज के रूप में यूरोप की तरफ माइग्रेट करके यूक्रेन से चले गए और ग्लोबल कम्युनिटीज ने यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने की कोशिश भी की। ये वॉर ना सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट रहा है बल्कि एक ह्यूमन राइट इशू भी बन गया है। वॉर के थ्रू सिविलियंस को डायरेक्टली इफेक्ट हुआ, जैसे फूड शॉर्टेजेस हुई, डिस्प्लेसमेंट हुई, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास उनको फेस करने पड़े। और इसके साथ ही यूएनएचसीआर और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करते हुए यूक्रेन में रिफ्यूजीज के लिए एक बेसिक एमिनिटीज और हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी पड़ रही है। मतलब यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से अभी भी जूझ रहा है, इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो। वहीं चाइना का रोल क्या हो सकता है यूक्रेन की वॉर में? दोस्तों, चाइना का रोल भी इस वॉर में इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में हम बात भी कर लेते हैं। देखो, रशिया और चाइना के बीच के अलायंस को समझना जरूरी है, क्योंकि रशिया को आइसोलेट करने के लिए कोई भी अटेम्प्ट जो थे वो चाइना के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गए थे। चाइना अपने इकोनॉमिक लेवरेज के साथ रशिया के सपोर्ट में आ गया, लेकिन किस तरह से ये ग्लोबल रिलेशनशिप को शेप करेगा ये अभी भी हमको देखना होगा।
चाइना ने इकोनॉमिक सैंक्शंस को अवॉइड करते हुए रशिया को सपोर्ट दिया और उसके एनर्जी एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है। ये रिलेशनशिप ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है क्योंकि ये वेस्टर्न लेड सैंक्शंस को डायरेक्टली काउंटर कर रहा है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा इसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, ये भी देख लेते हैं। जब ये वॉर खत्म होगा, और हो ही सकता है कि ये जंग अभी जल्द ही खत्म हो जाए, तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका पड़ रहा है, अभी तक पड़ चुका है। डिसरप्टेड ट्रेड रूट्स, इन्फ्लेशन और राइजिंग फूड प्राइसेस सभी एक ही इसके पार्ट है। ये वॉर ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को भी रीडिफाइन कर रहा है और नए नए इकोनॉमिक अलायंसेस इसके बाद बन भी सकते हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही एग्रीकल्चर और एनर्जी एक्सपोर्ट्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर चुके हैं। यह सिनेरियो इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी चैलेंज कर रहा है, जो रशिया यूक्रेन वॉर से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। वहीं इस जंग के बाद अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन एक मेजर चैलेंज होगा। इस एफर्ट के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा हो सकता है और इंटरनेशनल एड से ही ये सक्सेसफुल हो पाएगा, अकेला यूक्रेन ये नहीं कर सकता। लेकिन रशिया और यूक्रेन के टेरिटोरियल डिसएग्रीमेंट्स जो अभी भी मौजूद हैं, वो इस रिकंस्ट्रक्शन के रास्ते में रुकावट भी बन सकते हैं। यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है और इसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। रिकंस्ट्रक्शन सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन और नेशनल यूनिटी भी इस प्रोसेस का मेजर पार्ट होगी। तो दोस्तों, अब पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या हो सकती हैं इस पीस डील की, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर पीस निगोशिएशन सक्सेसफुल होते हैं तो यूक्रेन की पॉलिटिकल लैंडस्केप कैसे चेंज होगी, जेलेंस्की का फ्यूचर के अंदर यूक्रेन के फ्यूचर में क्या रोल होगा, ये पीस टॉक सिर्फ टेरिटोरियल सेटलमेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी क्रूशियल है। तो पॉसिबल एंड गेम सिनेरियो क्या हो सकते हैं, एंड गेम इस जंग का क्या हो सकता है, ये सिनेरियो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कुछ पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक एक करके उन पॉसिबल आउटकम को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉसिबली एक आउटकम ये हो सकता है कि फुल सीज फायर हो जाए और जितनी भी लैंड रशिया ने यूक्रेन के लिए है वो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी लैंड जो है वो वापस कर दें। या दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक फ्रोजन कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए, कुछ इलाके ऐसे जो रशिया के पास हैं जैसे कि अब्खाजिया या साउथ ओसेटिया, ये अभी भी रशिया के पास ही रहें। या फिर तीसरा ये सोल्यूशन हो सकता है या एंड गेम हो सकता है कि एक फाइनल टेरिटोरियल सेटलमेंट हो जाए जिसमें सभी के सभी निगोशिएशन पूरी हो जाए, क्रीमिया की निगोशिएशन भी पूरी हो जाए, जिसको भी मिलना है वो मिल जाए सारा का सारा इलाका, पर ये जंग फाइनली निगोशिएशन के थ्रू खत्म हो जाए। तो ब्रॉडर व्यू क्या होगा, ईस्टर्न यूरोप का रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा इस पीस डील के अंदर, क्योंकि कंट्रीज जैसे पोलैंड, रोमानिया और बाल्टिक स्टेट्स को रशिया के साथ कंफ्लिक्ट का डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा है। ये कंट्रीज अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा कॉशियस हो जाएंगी और फ्यूचर में उनका अप्रोच कैसा होगा ये भी हमको देखना होगा। तो दोस्तों, ये वॉर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस ग्लोबल डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी के लिए। ये सिर्फ यूक्रेन की फ्यूचर का सवाल नहीं है बल्कि पूरे के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का भी एक पार्ट है। ये वॉर हमें दिखाता है कि डिप्लोमेसी और पीस टॉक्स का मकसद सिर्फ टेरिटरीज को लेकर नहीं होता है बल्कि ह्यूमैनिटी और ग्लोबल पीस में भी इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।